एक सोर्स नहीं है, 3 सोर्स हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जितना भी कराता हूँ मेरे पास एक बुक ये है, ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक ये है, ये 2 बुक के बाद मैं साथ के साथ मेरे पास ये जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैं इतना होने के बाद मैं ये कहूँगा चाहे देखने वाला व्यूवर एक है मेरा, अगर एक व्यूवर भी मुझे परमानेंट देख रहा है तो मुझे उस एक व्यूवर के लिए मेहनत करनी है। मेरा मानना है कि अगर एक व्यूवर मुझे कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे केवल उस एक व्यूवर के लिए 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने नर्मदा के तट पर पराजित किया। तो हर्षवर्धन एक महान शासक है। हेलो फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है आपका हर्षवर्धन, जो अभी एंशिएंट हिस्ट्री के ही टॉपिक चल रहे हैं, जो हम लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम अब से पहले जो कर चुके हैं, गुप्त काल तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और आगे आने वाली जो वीडियो होंगी शायद मेरा मानना ये है कि बहुत कुछ वीडियो हम बहुत जल्दी स्पीड से डालने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक स्टार्ट आगे हो रहे हैं इसमें जो ज़्यादा है आपका, जैसे हिस्ट्री वाला पोर्सन, अगर आप इसमें ज़्यादा देखोगे तो हिस्ट्री वाला पोर्सन थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज इसके आप अगर इसके एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री के बाद आप देखते हो, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, जो फ्रीडम स्ट्रगल आंदोलन है, वो ज़्यादा इतनी आपके, ना ही आपका इतना ज्योग्राफी ज़्यादा है, ना ही आपके ज़्यादा इकोनॉमिक्स है, ना ही पॉलिटी है। सारे ही पोर्सन बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लग रहा है आपका इसी में लग रहा है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे हर्षवर्धन, ठीक है। देखो, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसके लिए मेरे पास एक सोर्स नहीं है, 3 सोर्स हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं जितना भी कराता हूँ मेरे पास एक बुक ये है, ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक ये है, ये 2 बुक के बाद मैं साथ के साथ मेरे पास खुद के अपने बनाए हुए नोट्स हैं। ये जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं इतना होने के बाद आपको पढ़ाता हूँ, इतना सब कुछ के बाद, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ ये सारे नोट्स के बाद, ये क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी हैं, चाहे देखने वालों की संख्या चाहे एक है, मैं ये कहूँगा चाहे देखने वाला व्यूवर एक है मेरा, अगर एक व्यूवर भी मुझे परमानेंट देख रहा है तो मुझे उस एक व्यूवर के लिए मेहनत करनी है। मेरा मानना है कि अगर एक व्यूवर मुझे कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे केवल उस एक व्यूवर के लिए मेहनत करनी है। मुझे ना ही ज़्यादा ऐसा कुछ कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूवर बढ़ाने हैं या फॉलोवर बढ़ाने हैं, क्योंकि मेरा काम अभी मेहनत करना है और मैं मेहनत कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो देखते हैं हर्षवर्धन काल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हर्षवर्धन काल है, इससे पहले हमने गुप्त काल पढ़ लिया है। तो ये जो चल रहा है, ये सामंत हैं, ठीक है, ये लोग सामंत हैं। तो हमें इसमें जो एक पूरा वंश है, वैसे ये जो वंश आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश आता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश इसे बोला जाता है। तो लेकिन इसमें हमें ना पूरा नहीं पढ़ना है, पुष्यभूति वंश पूरा नहीं पढ़ना, ना ही हमें ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, हमें केवल जो हर्षवर्धन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, ना कि ज़्यादा। क्योंकि जो इन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, उसमें से बस टॉपिक में से उठा के आपको हल्का हल्का करना है, एक लिमिटेड सोर्सेज, क्योंकि पता होना चाहिए एग्जाम में तैयारी करने से पहले आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। जब इंसान को ये पता चल जाता है कि एग्जाम में इतना पढ़ना है और इतना छोड़ना है, तो उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है। तो देखते हैं हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनता है, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल का समय है वो कितने वर्ष का था, कितने वर्ष का बनता है, 41 वर्ष का। हर्षवर्धन ने शासनकाल किया वो 41 वर्ष था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो हर्षवर्धन है ये किस वंश से, इनका जो वंश था वो कौन सा था, इनका जो वंश था वो था पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश। अब बात आती है जो पुष्यभूति है वो कौन है। देखो, पुष्यभूति ने क्या करा, अपने नाम से ही इस वंश को चला दिया। पुष्यभूति ने अपने नाम से ही इस वंश को चला दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा जो ये वंश है ये वो पुष्यभूति वंश कहलाएगा, या इसे आप वर्धन वंश कह सकते हो, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है पुष्यभूति वंश के, पुष्यभूति, ठीक है। देखो, हमें इनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप हम बातें भी नहीं करेंगे, हम बहुत नॉर्मल बातें करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं जाने वाले। तो एक मिनट हाँ जी, जो पुष्यभूति है इसने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। पूछ लिया जाए कि पुष्यभूति के समय राजधानी क्या थी, जो पुष्यभूति के समय राजधानी क्या थी, थानेश्वर, क्योंकि थानेश्वर की जो राजधानी है उसे चेंज करेगा कौन, हर्षवर्धन। कहाँ स्थापित करने वाला है, थानेश्वर से कन्नौज स्थापित करेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए थानेश्वर राजधानी थी वो किसने स्थापित की थी।
पुष्यभूति ने की थी। एक मिनट, हाँ जी, कि अब बात ये पूछ लें, देखो नॉर्मल मैंने लिखा है, इस तरह से पूछते नहीं है पुष्यभूति किसका उपासकता, ये नहीं पूछा जाता है कहीं भी कि किसका उपासकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉर्मल लिख दिया है, पुष्यभूति जो था शिव का उपासक था। पुष्यभूति किसके उपासक था? शिव के उपासक था। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे? हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में, हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में क्या था कि ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए थे। 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, इसके समय में देखो, इसके समय में कई सारे, मतलब जैसे आप अब यहाँ देखेंगे बाणभट्ट, मयूर, ह्वेनसांग, लेकिन जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ये बड़ा फेमस है। जो ह्वेनसांग है ये थोड़ा फेमस है। ह्वेनसांग जो था हर्ष को शिलादित्य कहता था। ह्वेनसांग हर्ष को शिलादित्य कहता था। अब आप ये भी कह सकते हो, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, हर्ष को शिलादित्य नाम किसने दिया? ह्वेनसांग ने दिया। हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। ठीक है, हर्ष का दूसरा नाम, क्योंकि हम कह सकते हैं ना शिलादित्य वो कहता है ह्वेनसांग, तो कह सकते हैं ना हर्ष का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य। और शिलादित्य मतलब शिला, सिल मतलब पत्थर, सिल का मतलब पत्थर, अगर आप इसे देखना चाहो तो पत्थर का, तो इस तरह से उसका अर्थ जाता है पत्थर से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में ह्वेनसांग। देखो ह्वेनसांग आया कहाँ से था, अगर ह्वेनसांग के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे अभी मैं आगे भी देखने वाला हूँ ह्वेनसांग के बारे में। ठीक है, लेकिन ह्वेनसांग के बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊँ तो ह्वेनसांग चीन से आया था। जैसे आज के टाइम में राजदूत आते हैं, उस टाइम में एक तरह से राजदूत के तरह से आया था, राजदूत के तरह समझ लो आप इसे। ये हर्ष के समय आया था। ठीक है, यह हर्ष के समय स्थल मार्ग से भारत आया था। चीन से ये स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया था हर्ष के समय। देखो जो हर्ष का समय है, मैं आपको बता दूं, जो ये दौर चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का दौर है, अभी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बीच का दौर चल रहा है। इस दौरान अगर कहा जाए भारत कब कब एकत्रित हुआ, एकत्रित भारत एक मौर्य के टाइम पे, एक गुप्त के टाइम पे और एक हर्षवर्धन के टाइम पे। इसलिए हर्षवर्धन पढ़ा जा रहा है, कोई टॉपिक यूं ही नहीं पढ़ा जा रहा है। उसे पढ़ने के पीछे थोड़ा कंसेप्ट है, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों पूछ रहे हैं। मौर्य के टाइम पे भारत एकत्रित हुआ था, इसलिए पढ़ना जरूरी है। गुप्तों के टाइम पे भारत एकत्रित हुआ था, एकत्रित भारत। ठीक है, तो इसीलिए गुप्त पढ़ा हमने। अब हर्ष की पढ़ रहे हैं, हर्ष के टाइम पे भारत एकत्रित था, इसलिए हमें हर्षवर्धन पढ़ रहे हैं। हर्ष का एक बड़ा फेमस ग्रंथ है सी यू की। इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसका जो सी यू की है, जो हर्ष का इसका ह्वेनसांग का जो फेमस ग्रंथ है सी यू की, इसमें कुछ नहीं है। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, यात्रा के बारे में बताया इसने अपनी। ठीक है, इसे जो ह्वेनसांग है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है जो सी यू की ग्रंथ है वो किसका है? ह्वेनसांग का है। उसमें क्या लिखा है? उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। दूसरा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था। क्वेश्चन क्या बन सकता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक होगा कौन सा आपका? ह्वेनसांग। ठीक है, देखो हमें पढ़ना भी है, साथ साथ उसके हमें क्या करना है, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें दिमाग में क्रिएट करने हैं। जरूरी, देखो टेस्ट सीरीज आप मार्केट से खरीद रहे हो, लेकिन अगर वही टेस्ट सीरीज आप अपने माइंड में बनाते चल रहे हो साथ के साथ कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो जो टेस्ट सीरीज बना रहा है वो कोई और बाहर से थोड़ी ना आ रहा है, या कोई कंप्यूटर बना के आपको टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति ही है ना जो आपको टेस्ट सीरीज बना के दे रहा है। कोई व्यक्ति ही होगा जो आपके लिए टेस्ट सीरीज बना के दे रहा है, तो वो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। तो साथ के साथ जितना पढ़ रहे हो सोचो कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि इतना पढ़ने से यहाँ से ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो वो टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है, और वहाँ से आपको सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन की राह ये समझ लो आसान होती जाती है। सिलेक्शन की राह क्या होती है? आसान होती जाती है। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हर्ष ने, नेक्स्ट देखो, हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। समझ में आया? मैंने यहाँ बताया था, बोला था ना मैंने ऊपर भी आपसे कि अभी हर्ष क्या है, राजधानी स्थापित करेगा अपनी, बताया था मैंने। वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है ना। तो कन्नौज राजधानी स्थापित किसने की? हर्ष ने की। ठीक है, कन्नौज किसकी राजधानी थी? पुष्यभूति, इस जो वर्धन राजवंश के दौरान हर्ष की राजधानी थी। इससे पहले राजधानी कौन सी है आपकी? थानेश्वर। क्योंकि हर्ष कहाँ के, किस राजधानी पर शासन बना था, किस राजधानी पर शासक बना था? थानेश्वर
उस टाइम थानेश्वर राजधानी थी जब शासक बना हर्ष, क्योंकि कन्नौज इसने बाद में स्थापित किए, कन्नौज स्थापित की। ये शिव, सूर्य एवं बुद्ध का उपासक था। ये भगवान शिव, सूर्य व बुद्ध का उपासक था। और कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन था बौद्ध धर्म का ज़्यादा सम्मान करता था, बौद्ध धर्म को अधिक मानता था। ठीक है, इसने शिव पार्वती की आकृति युक्त वाले सिक्के भी चलाए थे। इसने शिव पार्वती, देखो पूछा, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसने शिव पार्वती की आकृति युक्त वाले सिक्के चलाए? लक्ष्मी की आकृति युक्त वाले सिक्के आपको मिडल स्ट्रीम मिलने वाले हैं। ठीक है, लक्ष्मी की आकृति युक्त वाले सिक्के आपको मिडल स्ट्रीम मिलेंगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए शिव पार्वती की आकृति युक्त वाले सिक्के किसने चलाए, वो आपके हर्षवर्धन ने चलाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कुछ फेमस ग्रंथ हैं हर्ष के जो फेमस ग्रंथ हैं वो देख लो, जो कि एक है आपका प्रियदर्शी का रत्नावली व नागानंद। पूछ लेते हैं प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद ये किसके ग्रंथ हैं? हर्ष के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से, रत्नावली, प्रियदर्शी का, नागानंद, जो ये ग्रंथ हैं, ये जो ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? भाषा के क्वेश्चन बनते हैं, भाषा के क्वेश्चन बना करते हैं। तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उस तरफ। देखो इसने गौड़ शासक शशांक, देखो मैं आपको इस टाइम में ना कई सारे वंश रहे हैं, अब मैं आपको वो वंश नहीं पढ़ा सकता, बस हाँ कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है उसे हम देख ले रहे हैं क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा कंप्लीट करना है। इसने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया, वह कन्नौज पर अधिकार किया। देखो लिंक कहाँ से कर रहा है भाई साहब, यहाँ लिंक कर रहा है ये जो लाइन लिखी ना, हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की और ये इसने गौड़ शासक शशांक को पराजित किया, वह कन्नौज पर अधिकार किया। देखो कन्नौज पे कौन सा वंश चल रहा है? गौड़ वंश चल रहा है। गौड़ वंश का शासक कौन है? शशांक है। अब जो शशांक गौड़ वंश का शासक है कन्नौज पर, उससे हराना है, उसके बाद आपको कन्नौज मिलेगी। कन्नौज उस टाइम के समझ लो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और केंद्रीय सत्ता केंद्र, सत्ता के लिए केंद्रीय केंद्र था, केंद्रीय था, सत्ता के लिए केंद्र था वो कन्नौज। और बहुत, जैसे कि आप मगध पढ़ते हैं, हमने मगध पढ़ा है, मगध पढ़ते हैं, मगध का उत्थान, मगध के बारे में, तो मगध के ऊपर कब्जा सब करना चाहते हैं। उसी तरह से क्या है कन्नौज है इस टाइम, कन्नौज। तो कन्नौज पर किसका शासन था? गौड़ शासक शशांक को। और शशांक को पराजित किया हुआ, शशांक को किसने पराजित किया था? पूछ लिया जाए शशांक को पराजित किसने किया था? हर्ष ने किया था। या यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, शशांक किस वंश से था? तो गौड़ वंश से था। ठीक है, इसने इसे शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन। हर्ष की सेना को 620 AD में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पराजित किया। मैंने देखो अंडरलाइन भी किया है, मैंने अंडरलाइन किया है साथ के साथ। मुझे पता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनती है उस पर अंडरलाइन की, आपका एक फोकस आना चाहिए इस तरफ कि हाँ भाई अंडरलाइन करिए तो इंपॉर्टेंट होगा। देखो लिखा गया है, हर्ष की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पराजित किया। देखो हर्ष ना एक महान शासक है, ताकतवर शासक भी है, लेकिन अब बात ये आती है कि जब एक महान शासक है, एक बड़ा शासक है जिसने पूरे भारत को एकत्रित भारत करा किया है, तो उसे पराजित किया तो इतिहास में एक बड़ी बात होगी। तो इतिहास में बड़ी बात हुई ना कि अगर उसे पराजित किया, तो वो तो क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है उसकी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, हर्ष की सेना को किसने पराजित किया था? हर्ष की सेना को किसने पराजित किया? चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हर्ष की सेना को चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड द्वितीय ने किस वर्ष पराजित किया था? 620 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, हर्ष की सेना को 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो यहाँ से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। इसे बोलते हैं टॉपिक के 360 घूमना। देखो मैं आपको जो मैं पढ़ा यहाँ पे कम ही रहा हूँ, मैंने आपको बहुत नॉर्मल लेवल का करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक मेथड बहुत बड़ा दे रहा हूँ, आपको मेथड बहुत बड़ा दे रहा हूँ मैं। 360 किसी टॉपिक के 360 घूम जाओ। 360 मतलब समझते हो ना,
राउंड राउंड इस तरह से। ये अब एक टॉपिक है कोई, जब आप इसके चारों तरफ घूमेंगे, अब बताओ क्या बचेगा इसमें से यार, क्या बचेगा बता दो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ खुद माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट करो, और आफ्टर दैट फर्स्टली आप क्लियर करो कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, रीड आउट कर रहे हो, उसके 360 घूम गए हो, बड़ा मजा आता है फिर पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष के कुछ दरबारी देख ले रहे हैं। हर्ष के कुछ दरबारी हैं, तो बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने की है बताओ? बाणभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाषितवली। सुभाषितवली की रचना किसने की? मयूर ने। सुभाषितवली की रचना किसने की? मयूर ने। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ भी बता दिया, फिर मैं इधर लेकर आया एक बार आपको दिखाने के लिए, एक बार सीक्वेंस में सब कुछ बताने के लिए। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। तो सी यू की, पहली बात तो सी यू की किसका ग्रंथ है? हुएनसांग का ग्रंथ है। सी यू के किसका ग्रंथ है? हुएनसांग का। और ये कहाँ से आया था? इसे किसने भेजा था? चीनी शासक चीनी शासक ताइसुंग ने 629 ईस्वी में भेजा था। तो अब एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से, एक क्वेश्चन और बना ना कि हुएनसांग किस वर्ष भारत आया था? बन गया देखो, अब से पहले तो नहीं पता था ना मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिख दिया, पता चल गया। हुएनसांग किस वर्ष भारत आया था? 629 ईस्वी में। हुएनसांग को भारत किसने भेजा था? ताई। बस ताई याद रख लो भाई, सभी की ताई होंगी। हाँ जी, हुएन से हल्ला काट दिया, और जब हल्ला कटा तो ताई को बुलाया। ठीक है, तो किसने? ताई ने भेजा। किसे भेजा? ताई ने हुएन को हल्ला शांत करने के लिए। ठीक है, किस वर्ष? 629 ईस्वी में। ताइसुंग ने चीनी शासक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया, वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज लेकर आया। देखो मैं सोच रहा था इस लाइन को स्किप करने का, वैसे मैं इस लाइन को स्किप करने का सोच रहा था, लिखने का नहीं चाह रहा था। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पता क्यों लिखा आपके लिए, ये मैंने आपको क्यों लिखा। आपको मैंने अभी बोला कि देखो इधर हम देखते हैं कि भगवान शिव और सूर्य बुद्ध की उपासक था। अब ये लाइन मेरे लिखने का जो यहाँ पे केवल एक उद्देश्य था कि ये क्लियर हो जाए कि ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता है, ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता है। इसलिए इसने क्या करा? कश्मीर पर आक्रमण किया, और वहां पर भगवान बुद्ध के दांत को कन्नौज लेकर आया था। वहां से भगवान बुद्ध के दांत को कहाँ? कन्नौज के निकट संघाराम, ठीक है, संघाराम स्थापित किया। कन्नौज के निकट संघाराम, बस इतना ध्यान रखना। कहाँ आक्रमण किया था? कश्मीर पे। वहां से क्या लेकर आया था? भगवान बुद्ध का दांत लेकर आया था। पूछ भी लिया। अब पूछ लिया जाता है जो हर्ष का साम्राज्य था वो कहाँ, कितना फैला हुआ था, किस किस दिशा में फैला हुआ था। तो मैंने आपको देखो मैं चाहता तो इस 4 लाइन में लिखता, लेकिन ये एक समझने का अच्छा तरीका है। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि हर्ष का जो शासन था 4 दिशाओं में फैला हुआ था, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, चारों, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? अगर उत्तर में हम देखें तो उत्तर में जो इसका जो हिमाच्छादित पर्वतों तक, मैंने इसलिए लिखा केवल पर्वतों तक। हिमाच्छादित मतलब जहाँ तक पूरे में पर्वत फैले थे ऊपर, जो हिमालय फैला है ना पूरा ऊपर, जैसे निकलते हैं तो जो हम अगर जम्मू वाले से ऊपर लेह लद्दाख की तरफ निकलते हैं ऊपर, तो हिमालय के वाले जो रेंज निकलती है हिमाच्छादित मतलब जहाँ पे पूरे पर्वत फैले हुए हैं, हिमाच्छादित पर्वतों तक उत्तर में। और पूर्व में गंजाम तक, पूर्व में गंजाम तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, और पश्चिम में वल्लभी गुजरात तक। ठीक है, पश्चिम में वल्लभी गुजरात तक। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे देखो ये बहुत था एफिशिएंट था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि देखो कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। जो हर्ष का साम्राज्य था किस तरह के संगठन पर आधारित था? सामंती संगठन पर आधारित था। ठीक है, दूसरा है, देखो शासन की सबसे छोटी क्या हो गया? शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है,
शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो प्रांत था उस टाइम, प्रांत था उसे मुक्ति बोला जाता था। मुक्ति मतलब प्रांत को क्या बोलते थे? प्रांत को मुक्ति कहते थे। प्रांत को मुक्ति मतलब मुक्ति का तात्पर्य पूछा सकता है। हर्ष के समय मुक्ति का तात्पर्य किस चीज से था? अब भाई साहब जब आपको पता ही नहीं हर्ष के समय मुक्ति का तात्पर्य, तो मुक्ति तो आदमी सोचेगा ना उसे उसके जीवन से मुक्ति मिल गई, उसी से समझेंगे। निर्वाण प्राप्ति से समझ लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और दिमाग चलाएंगे तो, क्योंकि हम कहेंगे ये तो यार बौद्ध धर्म को मानता था, हो सकता है कि भाई मुक्ति वही हो, निर्वाण प्राप्ति। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हर्ष के समय जो मुक्ति शब्द है वो किससे संबंधित है? प्रांत से। इसे याद रखना, हर्ष के समय जो मुक्ति शब्द है वो प्रांत से संबंधित था, प्रांत से संबंधित था। ठीक है, और जो विषय, जो जिले थे, मैं यही लिख देता हूँ ऊपर, जो जिले थे, जिलों को क्या बोलते थे? विषय। जो जिले थे उन्हें विषय बोलते थे। ठीक है, और शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता है। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? सम्राट होता था। ठीक है, राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो कठोर दंड वही मृत्युदंड। ठीक है, हो सकता है हाथ के बदले हाथ भी काट देंगे। ठीक है, आय का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। इस टाइम जो सर्वाधिक जो आय होती, इस काल में सर्वाधिक आय जो होती थी भूमि से होती थी। इस समय सर्वाधिक जो आय होती थी किससे होती थी? भूमि से होती थी। जो अब इसमें कुछ टर्म है, भौगिक कर क्या है? भौगिक क्या है इसमें अगर हम पूछ लें, जो हर्ष के समय भौगिक क्या है, तो कर वसूलने वाला। भौगिक कौन होता था? कर वसूलने वाला व्यक्ति जो कर वसूलता था। नेक्स्ट है पुस्तपाल। पुस्तपाल कौन होता था? अगर क्वेश्चन आ जाए हर्ष के समय पुस्तपाल का अर्थ क्या था या पुस्तपाल कौन होता था, तो जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकारी। जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकारी कौन होता था? पुस्तपाल होता था हर्ष के समय। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट आगे इसके अगला इसके उपज का छठा भाग राजस्व को वसूल, उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उपज का छठा भाग, जो भी फसल होती थी उसका छठा भाग। ठीक है, 5 हिस्से कौन ले जाएगा? जिसने फसल उगाई थी वो लेके जाएगा, लेकिन जो उसका छठा भाग होगा वो किसके रूप में? राजस्व के रूप में, मतलब टैक्स के रूप में वसूल लिया जाएगा। क्योंकि देखो भाई साहब, राजा है, खेती करने तो नहीं जाने वाला, नहीं जाएगा ना राजा खेती करने। अब उससे भी तो चाहिए, अब उससे राजा भी बन के रहना है। ठीक है, पैसा भी चाहिए, शासन भी चलाना है, सुरक्षा भी करनी है आपकी। आज भी तो आपसे देखो टैक्स लिया जाता है, आपकी इनकम, आप मेहनत किसकी? आपकी, आप मेहनत करते हो। ठीक है, लेकिन आपसे टैक्स लेती कौन है? सरकार लेती है, क्योंकि सरकार को पूरा देश चलाना है। सरकार को पूरा देश चलाना है, इसलिए वो टैक्स लेती है। अब सरकार तो भाई खेती करने से रही, सरकार तो किसी खेत में हल नहीं चलाएगी जाकर, मेहनत तो आपको ही करनी है। आप ही के पैसे से सरकार आप ही के ऊपर खर्च करती है। इसलिए कहते हैं ना कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट होता है। जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं, क्योंकि वो आप हमारे दिए हुए पैसे से, हमारे दिए हुए टैक्स से सैलरी ले रहे हो भाई, तो आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए नहीं हो सकते। मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी सेवा करना। ठीक है, लेकिन होता कुछ और ही है, होता कुछ और ही है। ठीक है, अगर आप पुलिस वाले डिपार्टमेंट की बात करो तो और गंदा हिसाब किताब है, बड़ा गंदा हिसाब किताब है पुलिस वाले डिपार्टमेंट का। ठीक है, उन्हें तमीज, देखो मैं सबको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तमीज़ नहीं होती। जो लोग थोड़ी अच्छी पढ़ाई करके जाते हैं उन्हें तमीज़ होती है, लेकिन जो केवल 10वीं 12वीं करके लगाते हैं उन्हें तमीज़ बहुत कम चांसेस, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, इसलिए कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अब अगर क्वेश्चन ये बन जाए, पहली बात तो क्या कि हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो इसमें देखो यहाँ से
3 क्वेश्चन बन जाएंगे। किसके लिए? एक तो आप इसमें डाल दो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म डाल दो और साइड डाल दो तो भी बनेगा। इसमें डाल दो हीनयान बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, इसमें डाल दो, इसे हीनयान को बैठाओ महायान बौद्ध धर्म के लिए डाल दो, तो 3 ऑप्शन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था क्या? नालंदा। और भी कई तरह से आपसे बना सकते हो। या फिर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र हर्ष के समय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो लास्ट है इसका, जो इसमें इस टाइम ग्राम प्रधान होते थे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रामा छप मेरे को तो बोला भी नहीं जाता, बड़ी टफ होती है हिंदी। 1 मिनट, ग्रामा छप छपटलिक, हाँ ग्रामा छपटलिक, ग्राम प्रधान। यहाँ जो लास्ट इसका जो है, अब जो इसका लास्ट रह गया आपका, लास्ट रह गया ग्राम प्रधान को क्या बोलते थे? ग्रामा छपटलिक, ग्रामा छपटलिक बोलते थे, ठीक है। तो हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट है सारा चीज़ कवर करने की, ठीक है। और जितना मैंने मेरी तरफ से कोशिश की उतने ज़्यादा अच्छे एफर्ट लगाए, एक किताब नहीं 2 किताब और उसके साथ के साथ नोट्स लेके चल रहा हूँ। तो कोशिश यही है आपको एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। तो वीडियो को शेयर करें और देखो, एक वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखो भाई, 3 बार देखो, पूरी देखो वीडियो को। नोट्स बना लो, नहीं बनाने के बाद सुन लो कान में लीड लगा के। अगर नोट्स भी नहीं बनाने हैं तो कानों में लीड लगाओ, सुन लो आराम से, लेकिन टॉपिक करो। 1 बार नहीं 2 बार करो, 3 बार क्लास को देखो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। बाय, थैंक यू।